हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है द शिक्षा अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 2 है। और फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन लिए गया है उसमें आपको क्वेश्चन की संख्या 25 दिखेगा। और हमने जो क्वेश्चन 25 लिया है लगभग वो टॉपिक को कवर किए हैं जो टॉपिक अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिए गया है, जरा ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन दिए गया है ना कि 4000 की राशि पर 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। फ्रेंड्स, इस साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक चले तो भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो तो भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको बेसिक बातें बताते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? तो सर होता है पीआरटी अपॉन क्या होता है 100 होता है। यानी पी को अब क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, आर को क्या बोलते हैं रेट और टी को क्या बोलते हैं टाइम बोलते हैं। ये नहीं बोलते हैं। जरा इस चीज को एक यहाँ ध्यान आपको देना है कि फ्रेंड्स क्या इस बात को यानी पी गुणे इसको लिख सकते हैं क्या RT%। फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं RT% ना, क्योंकि बट्टा में 100 है और बट्टा में 100 है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं इसको प्रतिशत। तो आप यहाँ से अब इस बात को ना ऐसे पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा? जब भी हमको ब्याज प्राप्त करना रहे, जब भी हमको ब्याज प्राप्त करना रहे ना, तो प्रिंसिपल का RT% निकालेंगे। प्रिंसिपल का क्या निकालेंगे? RT% निकालेंगे, मेरा ब्याज मिलेगा। और ये RT जो होता है ना वो प्रतिशत वाला ब्याज होता है। RT क्या होता है फ्रेंड्स? प्रतिशत वाला ब्याज होता है। चलिए, साधारण ब्याज निकालना है यानी SI निकालना है, तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल का RT%। तो प्रिंसिपल कितना है फ्रेंड्स? तो ये क्या होगा 4000 हो जाएगा। और गुणन में कितना हो जाएगा RT, R मतलब रेट, रेट कितना दिए गए फ्रेंड्स? तो 6% दिए गए हैं। और टाइम कितना? तो 3 वर्ष। तो क्या हो जाएगा 36 का 18, यानी क्या हो जाएगा ये 18 और 1% हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको जब आप हल करेंगे ना तो क्या हो जाएगा ये प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, कटेगा ना, तो इसको गुना करिएगा। 18 चौक कितना होता है? तो 18 चौक का होता है 72 और 1 जीरो है तो 1 जीरो उतारेंगे, यानी मेरा आंसर के रूप में 720 आ जाएगा। और आपको ऑप्शन नंबर सी पर भी दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना इसको हम लोग दोनों एक नंबर पर ही लिखा गया था, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ये जो क्वेश्चन है ना ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक मतलब जो एग्जाम होता है ना वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 2 चीज की बात बोला है, एक तो साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। एक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों की बात यहाँ बोला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन दिए गया है सर, क्वेश्चन आपको दिया गया है 4000 रुपया पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर निकालना है। तो अंतर यानी माइनस निकालना है, किसका किसका? तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले ना इसको हम 2 तरीके से बताएंगे। एक आपको बताते हैं रेशियो प्लस मेथड, रेशियो प्लस मेथड या इसी को बोलेंगे ट्री मेथड। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करते क्या है ना कि इसको रेशियो मेथड बनाने के लिए करते क्या है, तो करते हैं कि सबसे पहले जो आपका रेट दिया है वो रेट कितना दिया गया 5%, तो इसको हम ना फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करिएगा तो इसको लिखिएगा 1/20। ओके फ्रेंड्स, और टाइम कितना दिए गए हैं? तो टाइम यहाँ पे 2 साल दिए गए हैं। अब यहाँ से करना क्या है ना कि हमको एक नया प्रिंसिपल तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल जो तैयार होगा ना वो कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो रेट का हम भिन्नात्मक वैल्यू लिखे हैं यानी भिन्न में जो वैल्यू लिखे हैं, करेंगे क्या कि हर को लिखेंगे, ये हर को लिखेंगे 20 है हर, और इसके पावर को 10 कर देंगे।
टाइम को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये आपका 400 हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। हमको 2 साल के लिए बोला है, तो 1 साल का जो CI होगा ना वो क्या होगा, तो हो जाएगा 400 का अगर 1/20 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 साल का CI। दूसरे साल का अगर हम CI की बात करें ना तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो देखिए अभी जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना वो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यानी ब्याजों का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए पहला साल के लिए तो कितना, तो पहले साल के लिए हो जाएगा 20 और दूसरा साल के लिए भी हमको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा वाला ब्याज को। तो देखिए पहला साल के लिए आपको क्या मिलेगा, 400 का 1/20। दूसरे साल का क्या मिलेगा, तो इस पर मिलेगा, किस पर मिलेगा, ये 20 पर। तो 20 का 1/20 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए इसको जब आप हल करिएगा तो क्या लिखिएगा फ्रेंड्स, तो ध्यान देखिएगा। ये जो आपको प्राप्त होता है ना ये आपका होता है SI। क्या SI जो होता है ना हर एक साल का बराबर होता है। यानी देखिए पहला साल का SI कितना हो जाएगा 20 और दूसरा साल का SI भी कितना होगा 20, ठीक है ना। तो ये जो होगा ना वो SI हो जाएगा। अगर हम पूरे की बात करें, क्या पूरे की बात करें ना, ये पूरा जो होता है ना वो CI होता है, पूरा जो होता है ना वो क्या होता है CI। तो फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए कि प्रिंसिपल की बात बोला है और आपसे बोला है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, यानी CI माइनस SI, यही ना बोला है। हमको 2 चीज बोला है तो 2 के लिए काम कर लेते हैं। देखिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल यहाँ पे आपका हो जाएगा 400 और देखिए CI और SI के बीच का अंतर, तो ये जो बाकी बच जाता है ना वही CI और SI के बीच का अंतर होता है। फ्रेंड्स जो ये बचा हुआ भाग है ना वही क्या हो जाएगा, CI और SI हो जाएगा। वैसे भी आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ये जो SI है ना वो कितना हो जाएगा, तो SI आपका हो जाएगा 40 और पूरा क्या हो जाएगा CI, तो पूरा CI यानी CI कितना हो जाएगा 41। तो 41 में से जब 40 घटेगा तो एक ही ना बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा CI और SI के बीच का अंतर 1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला ना प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दिया गया है क्वेश्चन में 4000, लेकिन रेशियो में प्रिंसिपल कितना है, तो 400 है। यानी हम तुलना कर देंगे कि जो 4000 का वैल्यू है ना वो क्या 400 और आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, तो क्वेश्चन बोला है ना कि CI और SI के बीच का अंतर यानी 1 का वैल्यू बोला है, तो सर 1 से गुणा कर देंगे। इसको हल करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये 4 से कितना बार में कट जाएगा, तो ये 4 से कट जाएगा आपका 10 बार में, यानी जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा। आंसर क्या आएगा 10 आएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे देखें, देखिए फ्रेंड्स अगर हम इस क्वेश्चन को एक बेसिक तरीका यहाँ पे आपको लिखवाते हैं वो हमेशा आपको काम आएगा, और इस बेसिक तरीका को हम लोग बोलेंगे परसेंटेज मेथड। क्या बोलेंगे, परसेंटेज। इसको बोलेंगे परसेंटेज मेथड। तो देखिए यहाँ पे 2 साल की बात बोला है, तो सबसे पहले हम करते क्या है ना कि 1 साल के लिए, किसके साल, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। फिर यहाँ हम लिखते हैं 2 साल के लिए, फिर यहाँ हम लिखते हैं 3 साल के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही स्मूथ क्वेश्चन करा देगा आपको, इस मेथड को यूज करिएगा 3 साल के लिए। देखिए फ्रेंड्स करना क्या है, कुछ यहाँ पे कंसेप्ट है वो कंसेप्ट को समझना है। हम बोलते हैं कि 1 साल की बात बोलना है, तो 1 साल का जो SI का ब्याज होता है वो RT% होता है, और 1 साल का CI का जो ब्याज मिलता है ना वो भी क्या हो जाएगा RT% ही होगा। यानी अब हम आपसे बोलते हैं कि सर 1 साल के लिए CI और SI के बीच जो प्रतिशत वाला ब्याज मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो बोलिएगा सर CI माइनस SI जो मिलेगा ना वो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी 0% मिलेगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि 1 साल के लिए बात बोलेगा ना, यहाँ क्वेश्चन 2 साल के लिए बोला है तो ये वाला कंसेप्ट को अपनाएंगे, लेकिन 1 साल के लिए बोलते हैं ना तो CI और SI का जो प्रतिशत वाला ब्याज मिलता है वो डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे 0 बोलेंगे। ठीक है, 2 साल की बात करते हैं, तो 2 साल के लिए बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आप ये जानते हैं कि 1 साल का जो CI
वाला ब्याज मिलता है वो क्या मिलता है, आरटी प्रतिशत मिलता है। और हमको करना क्या है ना कि 2 साल के बाद करना है, तो 1 साल के बाद करें या 2 साल के बाद करें। सीआई में हर एक साल का ब्याज समान रहता है, सीआई में हर एक साल का ब्याज क्या होता है, समान रहता है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी ये बात कर लिए तो 2 साल की बात करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम 2 साल का सीए की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, क्या होगा फ्रेंड्स, आर स्क्वायर इन दशमलव क्या हो जाएगा, आर टी, और ये प्रतिशत में हो जाएगा। ये होगा फ्रेंड्स, आप हमेशा ये बात को याद रखिएगा, ठीक है ना, ये हमेशा ये बात को क्या करिएगा, याद रखिएगा। प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है, समान होता है। तो अब यहाँ से कर क्या रहे हैं ना, यहाँ से कर रहे हैं कि हमको इसका ना सीआई और माइनस एसआई के बीच के अंतर वाले रेशियो को प्राप्त करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.r स्क्वायर प्रतिशत, 0. क्या होगा फ्रेंड, r स्क्वायर प्रतिशत होगा। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं किसके लिए, 3 साल के लिए। तो जो 3 साल की बात करें या 4 साल की बात करें, हमेशा एसआई वाला जो ब्याज होता है ना वो समान होता है, आरटी प्रतिशत ही होगा। क्या होगा, आरटी प्रतिशत ही होगा। लेकिन 3 साल का सीवाई वाला ब्याज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर क्यू आर स्क्वायर टी, और क्या होगा, आरटी प्रतिशत। ये होगा फ्रेंड्स, ये बात हमेशा आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर ये बात याद रखते हैं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। अगर हम बोलते हैं ना कि सीआई और माइनस एसआई के बीच के अंतर वाला ब्याज प्राप्त करिएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यू आर स्क्वायर टी, और ये क्या होगा 0। यानी ये जो हो जाएगा ना, ये सीआई और एसआई के बीच अंतर वाले ब्याज हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बहुत स्मूथ बना देते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। हमसे क्वेश्चन बोला ना कि रेट जो दिए गया है ना, रेट आपका 5% यानी आर की जगह पर दिया गया है 5%। फिर टाइम की बात बोला, तो टाइम कितना, तो टाइम 2 साल के लिए, यानी ये वाले कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, ये वाले कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। और हमेशा ये बात याद रखिएगा ना कि प्रतिशत वाला ये ब्याज है, ना कि ब्याज है, ठीक है ना, ये प्रतिशत वाला ब्याज है। तो देखिए सीआई और एसआई के बीच हमको अंतर निकालना है, और 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए कंसेप्ट क्या होता है, 0.r स्क्वायर, और ये प्रतिशत वाला ब्याज होता है। अब फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए कि जो ब्याज मिलता है ना हमेशा किस पर मिलता है, तो प्रिंसिपल पर मिलता है। तो सर अब हमको ब्याज प्रिंसिपल पर मिलेगा, यानी 4000 जो दिया गया है ना, अगर 4000 का 0.r स्क्वायर प्रतिशत निकालेंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, तो वही मेरा सीआई और एसआई के बीच के अंतर हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करिए, ये क्या हो जाएगा, 0. R मतलब हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी क्या होगा 25% हो जाएगा। फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये प्रतिशत से 2 0 हट जाएगा क्या, 2 0 हट जाएगा क्या, तो बिल्कुल हट जाएगा सर। अब हटेगा तो जब इसको हल करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा, देखिए ये 40 और गुणा में कितना हो जाएगा, ये 0.25 को लिखा जा सकता है 1/4। अब 4 से कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिए गए हैं ना, ये क्वेश्चन 3 कर लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन दिए गए, हल कीजिए 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 +... बहुत सारा यानी इन्फिनिटिव तक दिए गया है। क्या दिए गया है, इन्फिनिटिव तक दिए गया है। तो ये क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो सीरीज दिए गया है ना, ये किस में दिया गया है, एपी में दिया गया है या जीपी में दिया गया है, एपी में दिया है या जीपी में दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही आपको पहचान करना पड़ेगा। तो हम आपको बताते हैं कि एपी की पहचान हमेशा डी से होता है और जीपी की पहचान हमेशा आर से होता है। ठीक है, डी निकालने के लिए फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस क्या हो जाएगा तीसरा पद। और ये डी हमेशा अगर बराबर होता है ना तो हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि ये एपी में है। अगर जीपी में होगा तो आर को बोलेंगे हम लोग कॉमन रेशियो।
ये अगर बराबर होगा तो हम कहेंगे कि जीपी में है। तो आर निकालने का सर तरीका क्या होता है, तो T2 बट्टा T1, T2 यानी टर्म ऑफ सेकेंड, T2 और बट्टा T1, T3 बट्टा T2, T4 बट्टा क्या हो जाएगा T3। अगर इसका रेशियो बराबर होगा तो हम समझेंगे कि ये जीपी में है। तो देखिए अगर हम दूसरा बट्टा पहला करेंगे तो 1/2 आएगा, तीसरा बट्टा दूसरा करेंगे तो भी 1/2 आएगा, चौथा बट्टा तीसरा करेंगे तो भी 1/2 आएगा, यानी आर का जो वैल्यू होगा ना वो 1/2 होगा। और यहाँ से एक जगह पर क्या बोलिएगा, तो सर ये जो होता है ना फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद कितना है, तो 1 है। तो हम आपको यहाँ से एक बात बताते हैं कि एपी में जब हमको एसएन निकालना रहता है ना, तो एसएन निकालने के लिए फार्मूला होता है एसएन बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में क्या होता है d। तो ये योगफल निकालने के लिए एपी में होता है। लेकिन जीपी में क्या होता है सर, तो जीपी में योगफल निकालने के लिए फार्मूला दो होता है। क्या होता है, एक होता है a इंटू आर पर पावर n-1 और बट्टा क्या होगा r-1, और एक होता है a इंटू 1 - r पर पावर n और बट्टा क्या होगा 1 - r। और ये दो को हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो देखिए a इंटू आर पर पावर n-1 बट्टा r-1 इसको यूज करेंगे जब r ग्रेटर देन 1 रहे, और इसको कब यूज करेंगे जब 1 लेस देन क्या रहे, 1 ग्रेटर देन क्या रहे आर रहे, तो इस क्वेश्चन को यूज करेंगे। लेकिन ये क्या है, जीपी में एसएन निकालने का फार्मूला है, और आप जब क्वेश्चन देखिएगा ना तो क्वेश्चन आपको कहां तक, अनंत तक बोला है। तो यहाँ पे एस इन्फिनिटिव निकालने के लिए जीपी में फार्मूला होता है a/1 - r। क्या होता है फ्रेंड्स, a/1 - r होता है। अब a की जगह पर क्या लिखिएगा, तो a की जगह पर 1 लिखिएगा और बट्टा 1 और माइनस r की जगह पर कितना होगा 1/2। आप मुझे बताइए कि ये 1 है और बट्टा ये 1 और माइनस 1/2, 1/2 का मतलब 8 ना समझिएगा, 50 पैसे समझिएगा, और ये 1 रुपया है, तो 1 रुपये में से 8 ना घटाएंगे तो 8 में ना बचेगा, यानी 1/2 ही ना बचेगा। और जब इसको आप हल करिएगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी 2 इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए पर ही दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन अपना 4 नंबर ले लेते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन दिए गया है ना कि 52 माइनस मॉडुलस में दिए गए हैं 8 - 20 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि मॉडुलस ऑफ x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x ही होगा। अगर बोलते हैं ना कि -x का मॉडुलस तो क्या होगा x ही होगा। यानी फ्रेंड्स आप यहाँ से ये समझ गए कि अगर मॉड यानी मॉड के अंदर माइनस रहता है ना तो वो माइनस को क्या कर देता है मॉडुलस प्लस कर देता है। क्या कर देता है, प्लस कर देता है, यानी माइनस को मॉडुलस देखना नहीं चाहता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये 52 है और माइनस, आप मुझे बताइए कि 8 में से 20 को घटाइएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 52 और माइनस, ये माइनस है मॉडुलस से जब निकलेगा तो प्लस के साथ निकलेगा, यानी क्या हो जाएगा ये 12 होगा। फ्रेंड्स जब इसको आप हल करिएगा तो क्या हो जाएगा 40, और 40 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका निकालना है। क्या 48 के जो गुणनखंड होगा ना उस गुणनखंड का मुझे क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए कंसेप्ट आपको हम बताए थे। देखिए फ्रेंड्स अगर वर्ग अंतराल में दिया रहे तो उसके लिए फार्मूला अलग होता है, लेकिन अगर चरमान के रूप में दिया रहे ना तो उसके लिए अलग फार्मूला होता है। तो चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये वर्ग अंतराल में दिए गए हैं या चरमान में दिए गए हैं। तो देखिए 48 की बात बोला है ना, तो 48 का अगर हम धनात्मक गुणनखंड करेंगे तो 48 को क्या 1 काटता है, तो बोलिएगा बिल्कुल। 48 को 2 काटता है क्या, तो हम बोलेंगे बिल्कुल। यानी 48 का गुणनखंड 1 भी होगा, 48 का गुणनखंड 2 भी होगा। उसके बाद 48 का गुणनखंड 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि 48 5 से पूर्णतः नहीं कटेगा। उसके बाद हम क्या बोलेंगे 6 को बोलेंगे, 6 के बाद क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 के बाद क्या हो जाएगा सर, तो आपका 8 के बाद हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 के बाद क्या हो जाएगा, तो 12 के बाद आपका हो जाएगा 16, 16 के बाद क्या हो जाएगा, तो 16 के बाद आपका हो जाएगा 24,
और क्या हो जाएगा उसके बाद 48, यही ना होगा। यानी अगर हम आप इसको देखें तो ये दिए गया है किसमें, ये दिए गया है चर मान के रूप में दिए गया है, चर मान के रूप में दिए गए हैं। तो चर मान के रूप में जब दिया रहता है तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या रहता है ना कि उस चर मान को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देना रहता है, यानी या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में सजाना रहता है। तो आप हमेशा बढ़ते क्रम में सजाइएगा। तो यह आप देख रहे होंगे ना, तो ये बढ़ते क्रम में ही है। उसके बाद आपका काम क्या रहता है, तो अब उसको ना उस चर मान को काउंट करना है, यानी गिनना है, और गिनने के बाद आपको ये मालूम करना है कि वो सम है या विषम है। सम के लिए अलग कंडीशन होता है, विषम के लिए अलग कंडीशन होता है। इसके लिए बोले तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके जगह पर कितना होगा फ्रेंड्स 10, और 10 क्या है, तो 10 आपका है सम। 10 क्या है, सम। तो सम रहता है ना, तो जब माध्यिका निकालते हैं सर, तो माध्यिका निकालने के लिए सम के कंडीशन में होता है n/2 वे पद n/2 + 1 वे पद का माध्य, यही क्या कहलाएगा, तो यही आपका कहलाएगा माध्यिका कहलाएगा। तो n के जगह पर आपको दिए गया है 10, अब 10 यहाँ रखिएगा तो क्या हो जाएगा 10/2, यानी क्या होगा सर, तो 5 होगा, यानी 5वें पद। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और 5 और क्या होगा 6, यानी 6ठे पद। और इसका मुझे क्या निकालना है, तो इसका मुझे माध्य निकालना है, और वही क्या हो जाएगा, तो वही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो आप देखिए कि कौन सा पांचवा पद कौन सा है, तो पांचवा पद सर आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी पांचवा पद आपका ये हो जाएगा। और छठा पद ना, तो छठा पद आपका हो जाएगा 8। तो इसका हमको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं कैसे, चर मान में दिया रहता है। तो चर मान में दिया रहता है ना, तो सबसे पहले करते हैं ना कि सभी चर मान का योग और बट्टा में देखते हैं कि उस चर मान की संख्या कितना है। उसी चर मान की संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, माध्य निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 + 2 और 6 प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 6 प्लस कितना हो जाएगा 8, और बट्टा में कितना होगा 2 इसलिए कि 1 2 का टर्म है। इसको जब आप हल करिएगा ना तो क्या हो जाएगा 7, और यही 7 आपका क्या कहलाएगा, 7 आपका माध्यिका कहलाएगा। फ्रेंड्स ये बात आपको याद रखना है कि अगर सम रहे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर n के जगह पर ना, n के जगह पर विषम रहे, n के जगह पर क्या रहे विषम, तो उसके लिए क्या करते हैं ना कि उसके लिए अलग कंडीशन होता है। उसके लिए जब आप माध्यिका निकालते हैं ना, तो सर उसके लिए माध्यिका का फॉर्मूला आपका होता है n + 1 और /2 वे पद ही क्या कहलाता है, तो यही जो होता है ना माध्यिका कहलाता है। यानी n के जगह पर अगर 11 रहता ना, तो क्या करते 11 + 1 12 और 12/2 यानी क्या होगा 6, और छठे पद ही क्या कहलाता, माध्यिका कहलाता। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक डेटा सेट का विचरण कितना दिया गया है 169। तो क्वेश्चन बोला ना कि मानक विचलन ज्ञात कीजिए, यानी स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि मानक क्या दिया गया, क्या निकालना है सर, तो मानक विचलन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, √ओवर विचरण होता है। क्या होता है, √ओवर विचरण। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ से क्या होगा √ओवर विचरण, यानी √ओवर क्या हो जाएगा 169, यानी क्या हो जाएगा इसका आपका 13 आंसर होगा। क्या होगा 13। अब देखिए ऑप्शन में आपको यहाँ पे +-13 दिखाई दे रहा है, तो आप बोलिएगा ना कि √169 का वर्गमूल +- के साथ होता है। लेकिन जब भी आप मानक विचलन निकालिएगा तो हमेशा किसको लीजिएगा, हमेशा प्लस वाले को लीजिएगा, माइनस को कंसीडर नहीं करना है। यानी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 13 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे अपना क्वेश्चन दिए गया है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। 7 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकलने वाले की संभावना क्या होगा। यानी ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिए गया है, और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के लिए आप क्या पढ़े थे बचपन में, आप एक फार्मूला पढ़े थे
पीई बराबर एनई और बट्टा में क्या होता है, तो सर बट्टा में होता है एनएस, यही ना होता है। आप मुझे एक बात बताइए कि पीई जो होता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है, और एनई जो होता है ना नंबर ऑफ इवेंट होता है, और एनएस जो होता है ना नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होता है। तो चलिए इस फंडा को हम लोग पहले यहाँ समझ लेते हैं कि पीई का मतलब क्या होता है, एनई का मतलब क्या होता है और एनएस का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए कि कोई आप जैसे मान लेते हैं ना कि अगर क्वेश्चन रहे पासा से, या क्वेश्चन रहे ताश से, या क्वेश्चन रहे पिग्गी बैंक से, या क्वेश्चन रहे कुछ से भी बोल सकता है, तो उस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको सबसे पहले काम करना है ना ये कि वो यूज किसको कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन बोलेगा पासा तो पासा को यूज कर रहा है, क्वेश्चन बोलेगा ताश तो यानी ताश को यूज कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ताश यानी कार्ड, और कार्ड में आपको देखना है कि कुल कितना परिणाम, क्या कुल कितना परिणाम हो सकता है, यानी ताश में कुल कितने कार्ड होता है, तो वो आपका 52 को होता है। कितना होता है, 52 को। तो एनएस जो होता है ना नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जो होता है ना, वो जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोग में कुल कितना परिणाम है वही आपका क्या कहलाएगा, एनएस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एनएस कहलाएगा। और एनई क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट क्या होता है। तो हम सपोज दैट ना एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक पासा फेंकने पर 3 से अधिक आने की घटना, 3 से अधिक आने की घटना, तो पासा में कितना होता है, 6 को होता है। 3 से अधिक क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। यानी 3 से अधिक क्या हो सकता है, 3 को हो सकता है, 4 5 6, वही 4 5 6 क्या कहलाएगा, एनई कहलाएगा। वही 4 5 6 का क्या कहलाएगा, एनई यानी नंबर ऑफ इवेंट कहलाएगा। यानी फ्रेंड्स अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि एनई का जो वैल्यू होगा ना वो घटना को बताएगा, और एनएस जो है ना जिस प्रयोग को कर रहे हैं वो प्रयोग के कुल परिणाम को बताएगा। तो ताश का प्रयोग किया जा रहा है यानी ताश में 52 को पत्ता होता है, तो एनएस के जगह पर क्या होगा, 52। एनएस के जगह पर क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और एक उसके बाद क्या हो जाएगा, एनई। तो एनई जो होगा ना वो नंबर ऑफ इवेंट, तो कौन सी घटना घट रहा है। अगर हम बोलते हैं ना कि एक ताश की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकालिए, और वो निकालने वाले पत्ता जो होगा ना वो फेस वाला होगा। क्या होगा, फेस वाला होगा। तो फ्रेंड्स ताश में फेस वाला जो कार्ड होता है ना, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुलाम, एक क्या होता है, बेगम होता है, और एक क्या होता है, बदशाह होता है। और ये जो होता है ना फ्रेंड्स, इसका भी 4 गो पत्ता होता है, यानी 4 कार्ड होता है, इसका भी 4 गो कार्ड होता है, और इसका भी 4 गो कार्ड होता है। यानी अब आप बोल दीजिएगा ना कि एनई का जो वैल्यू होगा ना वो क्या हो जाएगा, 12 गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 गो होगा। बोलिए सर 12 गो हम क्यों बोलेंगे, 12 गो इसलिए आप बोलिएगा कि ताश की गड्डी से पत्ता निकाल रहे हैं, फेस वाला निकलना चाहिए, और वो फेस वाला क्या होगा, आप बिना यादृच्छिक मतलब बिना देखे हुए अगर आप ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालते हैं और फेस वाला है, तो वो फेस वाला या तो गुलाम होगा, या तो बेगम होगा, या तो बदशाह होगा। निकालने के बाद आपको मालूम चलेगा। तो निकल तो कोई भी सकता है ना, गुलाम भी निकल सकता है, बेगम भी यानी बदशाह, तीनों में से कोई निकल सकता है। यानी एनई के जगह पर आप बोलिएगा कितना, 52। इसको जब हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4। क्या होगा, 1/4 आपका नहीं 1/4 में होगा। इसको काटिए फ्रेंड्स, इसको जब आप काटिएगा ना तो क्या होगा, इसको जब आप काटिएगा तो आप बोलिएगा सर यहाँ से कट जाएगा, 4 से 3 बार में कट जाएगा, और ये 4 से कट जाएगा 13 बार में। यानी क्या हो जाएगा, 3/13। 3/13 आपका राइट आंसर ऑफ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 8 बोला ना कि इतना आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है। क्या निकालना है, परिसर यानी रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है फ्रेंड्स, तो रेंज निकालने के लिए फार्मूला होता है सबसे उच्च चरमान माइनस सबसे नीचे चरमान, यानी निम्न चरमान। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा वाला चरमान कौन है, तो सबसे बड़ा वाला आपको यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है, तो केवल 9 लिखेंगे, और माइनस सबसे छोटा वाला कौन दिखाई दे रहा है,
तो सबसे छोटा वाला 3 दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा 3, यानी क्या होगा 6। जो आपका परिसर होगा वो आपका 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी रेंज निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा उच्च सीमा माइनस उच्च, जो उच्च चरमन होगा उसमें से निम्न चरमन को घटा देंगे तो वही क्या होगा, परिसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिए गया है ना, यानी 9 नंबर क्वेश्चन बोला ना कि 500 वस्तु का क्रय मूल्य 400 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बोला ना कि क्रय मूल्य जो दिया गया है ना, यानी कॉस्ट प्राइस जो दिए गए हैं ना वो 500 और 400 एसपी के बराबर है। बराबर बोला इसलिए बराबर कर दिए। अब यहाँ से अगर हमको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना है तो कैसा निकालेगा, सबसे पहले ये 2 जीरो से 2 जीरो बर्बाद हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, 4 और 5 के रेशियो में होगा। हम बोलते हैं कि देखिए 4 रुपए में कोई वस्तु को खरीदते हैं और 5 रुपए में बेच दे रहे हैं, तो आपको लाभ कितना का हो रहा है, तो सर लाभ आपका 1 का हो रहा है। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलता है, तो कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। किस पर, तो कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना, 4, तो यहाँ 4 और ये क्या होगा 100 से गुना करेंगे, यानी इसको जब आप हल करिएगा तो आपका हो जाएगा 25% और 25% आपका राइट आंसर होगा। और ये प्रॉफिट में होगा क्योंकि 4 के वस्तु खरीदते हैं और 5 में बेच दे रहे हैं, यानी एक का आपका लाभ हो रहा था। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 दिए गए हैं ना वो क्या दिए गए हैं, 69 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को पूरा करने में 23 व्यक्ति को कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स आप एक फार्मूला पढ़े होंगे MDH, क्या MDH, M1 D1 H1, उसके बाद क्या होगा M2 D2 H2। अगर वर्ग रहे तो यहाँ पे वर्ग का भी बात कर लेंगे, वर्ग रहे तो वर्ग का भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये फार्मूला बहुत ही प्रसिद्ध है टाइम एंड वर्क में। तो जो जो दिया है वही काम करेंगे। M1 यानी मैन कितना दिया गया है, तो 69 दिया गया है। और D1 का मतलब होता है D मतलब डे मतलब क्या होगा, दिन, तो दिन कितना दिया गया है, 6। उसके बाद आगे बोला ना कि उसी कार्य को पूरा करने में 23 व्यक्ति, इस बार आपको 23 गो व्यक्ति दिए गए हैं, कितना समय लगेगा, यानी कितना आवर। ये H मतलब क्या हो जाएगा, आवर, यानी H2 का मान निकालना है। चलिए इसको जब आप हल करिएगा ना, ये 3 बार में कट जाएगा, यानी H2 का जो मान आएगा वो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा 18। क्या होगा फ्रेंड्स, वो आपका 18, यानी ऑप्शन नंबर डी पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक वस्तु 3 सेकंड में 25 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल निकालना है। औसत चाल निकालना है तो औसत यानी एवरेज स्पीड जो होता है ना फ्रेंड, जो औसत चाल होगा ना वो क्या होगा, तो औसत चाल बराबर क्या होगा, दूरी और बट्टा में आपको होता है समय, यानी कुल दूरी बट्टा कुल समय भी लिख सकते हैं। तो कुल दूरी यहाँ पे कितना है, तो सर कुल दूरी जो होगा ना वो आपका हो जाएगा 25 और 15, यहाँ पे 40 हो जाएगा। और कुल समय कितना हो जाएगा, तो 3 सेकेंड और 2 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8। आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या दिए गए है, सी पर दिखाई दे रहा होगा। ये मीटर में होगा और ये सेकेंड में होगा। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मीटर सेकेंड पर -1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, जरा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 बोला ना कि यदि A की जगह पर रख सकते हैं 60 डिग्री, B की जगह पर 30 डिग्री, तो tan A - tan B बटा 1 + tan A × tan B का मान निकालना है। तो अगर A की जगह पर यहाँ पे 60 रखिएगा और B की जगह पर 30 रखिएगा, फिर यहाँ और यहाँ, यानी 60 और 30 रखिएगा और इसको हल करिएगा तो थोड़ा सा आपको हल करने में कष्ट होगा। लेकिन अगर tan A - tan B बटा 1 + tan A × tan B का
डायरेक्ट फार्मूला याद रखते हैं ना, तो इस क्वेश्चन को बनाने में विदाउट पेन भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए इतना बराबर होता है tan a माइनस b होता है। फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए, tan a के जगह पर कितना, तो 60 हो जाएगा, तो यहाँ 60 रख दीजिएगा और माइनस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी tan 30 और tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√2, यानी C आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिए गए हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को हम ना विदाउट पेन हल करेंगे और आपको भी विदाउट पेन करना है, विदाउट पेन पेपर यूज किए आपको हल करना है। क्वेश्चन का पहले पैटर्न आपको समझ लेना है। क्वेश्चन बोला ना कि एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर से टावर के पाद यानी पैर से गुजर रही रेखा पर क्रमशः 9 फीट तथा 16 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखिए यही तो आपको पहचानना है कि अगर उन्नयन कोण या अवनमन, देखिए उन्नयन कोण जो होता है ना वो हमेशा नीचे बनता है और अवनमन कोण जो होता है ना वो हमेशा ऊपर की ओर बनता है। तो क्वेश्चन बोल देना कि उन्नयन कोण पूरक कोण है, क्या पूरक कोण, पूरक कोण यानी दो कोण का योगफल 90, वही पूरक कोण कहलाएगा। तो जब भी अगर बोल देना कि पूरक कोण, तो हमेशा आपको क्या करना है ना कि जो दोनों बिंदु के जो दोनों दूरी दिए गए हैं ना, यानी पहला दूरी को हम लोग बोल देते हैं a और उसके बाद को क्या बोलते हैं b। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिएगा √ab, यानी रूट ओवर क्या हो जाएगा 9 और गुणने में कितना हो जाएगा 16। आप इसको हल करिएगा तो 3 गुणने क्या हो जाएगा, 3 गुणे 4 यानी क्या हो जाएगा 12, और ये 12 ही आपका क्या हो जाएगा, जो आपका टावर है वो टावर का ऊंचाई होगा। अब वो टावर के जगह पर मीनार भी बोल सकता है, समथिंग कुछ भी बोल सकता है, तो वही आपका क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। इसका डायरेक्ट आप याद रखिएगा, अगर उन्नयन कोण पूरा कोण बोल दे या अवनमन कोण पूरा कोण बोल दे और दो उसके बाद दो जो आपको बिंदु दो डिस्टेंस दिया है ना, वो पहले डिस्टेंस को a और दूसरे डिस्टेंस को b बोल दीजिएगा, या किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए कि वो यहाँ पे आपको क्या है गुणना के रूप में है। तो आप यहाँ से फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा √ab, इसको हल करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन 14 बोला ना कि दिए गए चित्र से x बराबर वाट और एक लाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और हमेशा आपको एक बात याद रखना है ना कि लाइन पर जो कोण बनता है ना वो हमेशा 180 डिग्री बनता है। लाइन पर कोण कितना डिग्री का बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है। अगर हम इसकी बात करें ना कि ये लाइन है और इसको हम बात करें कि ये कितना डिग्री कोण बनेगा, यानी इसका योग जो होगा ना, इसका योगफल जो होगा ना वो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि लाइन पर 180 डिग्री कोण बनता है। चलिए इसको डायरेक्ट हल करते हैं। x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, तो 10 और प्लस में हो जाएगा 60 और प्लस में हो जाएगा 30, बराबर में क्या होगा 180 होगा। यहाँ से हल करेंगे तो क्या होगा 2x और बराबर में क्या हो जाएगा 180 फ्रेंड्स यहाँ लिख लेते हैं। और देखिए 60 और 30 90 और 10 कितना हो जाएगा 100, यानी 100 को घटा देंगे, यानी यहाँ से x का जो वैल्यू मिलेगा ना वो आपको मिलेगा 80 और बट्टा में 2। इसको फ्रेंड्स आप हल करिएगा तो क्या हो जाएगा 40, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पर आपको x का वैल्यू 40 दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, यदि p बराबर 124 हो तो यहाँ पे दिए गया है ना घनमूल ऑफ क्या, घनमूल ऑफ p इंटू b स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस में कितना 1 का मान ज्ञात करना है। आपको हेल्प में दिए गए हैं ना p का मान 124, उसके बाद ये आपको डाटा दे दिए गए हैं और इस डाटा का मान निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर हम p से इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा p स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 3p हो जाएगा 3p स्क्वायर 3p स्क्वायर होगा और प्लस में कितना होगा 3p होगा और प्लस में कितना होगा फ्रेंड्स ये 1 जो है ना वो अलग है, क्या है वो अलग है। और यहाँ पे घनमूल ऑफ दिए गए हैं, क्या है घनमूल में दिए गए हैं।
अब यहाँ से करना क्या है ना कि फ्रेंड्स आप इसको जब देखिएगा ना तो ये बन जाएगा p+1 का होल क्यूब, p+1 का होल क्यूब। और आप मुझे एक बात बताइए कि क्या इस घनमूल के लिए 1/3 लिख सकते हैं क्या? तो बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा p+1 होगा। क्या होगा फ्रेंड? p+1 और p के जगह पर कितना 124 और 124 में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा 125। तो फ्रेंड जब भी इस पैटर्न का आपको क्वेश्चन दिखाई देने लगे ना तो आपको इसको हल करने की जरूरत नहीं है, इसको हल करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप डायरेक्ट एक जोड़ दीजिएगा। देखिए अगर प्लस प्लस रहे तब माइनस वाला अगर यहाँ पे फार्मूला लगता ना तो p-1 तो p में से एक घटा देते, यहाँ पे क्या हो जाता है यहाँ पे माइनस रहता और यहाँ पे माइनस रहता, तब क्या करते हैं इसमें से एक घटा देते तो क्या हो जाएगा 100 आपका 23 हो जाएगा। लेकिन अगर सब प्लस प्लस है ना तो इसमें एक जोड़ के डायरेक्ट आप आंसर दे दीजिएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पे क्वेश्चन पीपीटी अपना तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 दिए गए है ना, एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है और चौथे कोण का मान दिए गए है 143। समान कोण में प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। तो आप फ्रेंड्स ये बताइए कि जो चतुर्भुज जो होता है ना, चतुर्भुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? चारों कोण का योगफल। तो आप बोलिएगा 360। अगर 360 में से क्या 360 में से इसको घटा देंगे तो क्या होगा? तो आपका होगा फ्रेंड्स 360 और माइनस में होगा 150। यहाँ से क्या होगा 0, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा। यानी अगर हम जो है ना ये एक कोण है, क्या ये 150 जो है वो चतुर्भुज के एक कोण है। तो एक कोण को घटाएं तो क्या ये आपका 3 को कोण बचल है क्या? फ्रेंड्स ये आपका 3 को कोण यहाँ पे बचा हुआ है। और क्वेश्चन बोला है ना, क्वेश्चन बोला कि तीनों कोण समान है, यानी ये पहला कोण भी समान, दूसरा कोण और तीसरा कोण, यहाँ 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 तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? तो आना चाहिए आपका 210। तो अगर हम इसमें 3 से भाग देंगे क्योंकि 3 लोगों को हमको बांटना है तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 70 हो जाएगा। यानी पहला के लिए हो जाएगा 70, दूसरा के लिए होगा 70 और तीसरा के लिए हो जाएगा 70। यानी क्वेश्चन बोला था ना कि प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, यानी क्या हो जाएगा 70। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा फ्रेंड्स? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपको क्वेश्चन दिए गए पाई चार्ट से। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। निम्न चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनी के बारे में जानकारी देता है, ठीक है ना। जो भी अलग अलग कंपनी है वो कंपनी के बारे में ये क्या किया है, ये जो चार्ट बनाया वो जानकारी देता है। क्वेश्चन बोला ना कि यदि कंपनियों द्वारा निर्माण किए गए मोबाइल फोन की कुल संख्या कितना है 12, 40 और पर पावर कितना 3 को 0, तो कंपनी XYZ द्वारा कितने मोबाइल निर्मित किए गए? XYZ के द्वारा ना, तो सर XYZ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी आपको क्या करना है ना कि कुल संख्या में XYZ का निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें इसका हम क्या कर देंगे 12% निकालेंगे। जब ये और ये हल करिएगा ना तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी आप इसको हल करिएगा 12 कितना होता है 48 होता है, 12 में का 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और 2 जीरो बच गया, यानी क्या हो जाएगा आपका 148800 ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समान है। दो गो त्रिभुज है, एक त्रिभुज दिए गए है PQABC पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज दिया गया है PQR। ये दोनों एक दूसरे के समान है, यानी क्या है समरूप है, यानी क्या है समरूप है। अब क्वेश्चन बोला ना कि AB कितना, सर AB दिए गए है 5 सेंटीमीटर,
पी क्यू कितना, तो पी क्यू दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बोला ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यानी आपसे क्वेश्चन बोला ना कि एबीसी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। तो आप सर यहाँ से डायरेक्ट इसको बनाएंगे। डायरेक्ट क्या बनाएंगे, यहाँ होता है इसका साइड यानी AB के साइड, AB है ये साइड है, इसका स्क्वायर, और बट्टा में क्या होता है, तो बट्टा में हो जाएगा PQ स्क्वायर। वैसे ही और आपको वैसे ही क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर। वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर। तो अगर ये दिए रहे और ये दिए रहे और बाकी नहीं दिए रहे तो भी वही कांसेप्ट होगा। जैसे ये और ये दिए गए हैं तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और बटा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। यहाँ तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 25 बटा 9 हो जाएगा। कंसेप्ट ये बात हमेशा याद रखिएगा, कंसेप्ट सीखे रहिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर लेते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ना, किसी संख्या का, कोई संख्या हम x बोल देते हैं, इसका 72%, सर 72% लिख दिए, कितना है 90 है, तो यहाँ 90 लिख देते हैं। अब इसको हल करेंगे और हमको संख्या निकालना है, तो संख्या को हम x माने हैं यानी यही वैल्यू निकालना है। चलिए इसको हल करेंगे तो x और गुणन में क्या होगा 72 और बट्टा में हो जाएगा 100 और बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90। आप फ्रेंड्स इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, 18 का 18 से 72 होगा और 18 पंचे का 90 होगा, यही ना होगा। अब बोलिएगा सर यहाँ से ना ये 4 से कितना बार में, तो 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी x का जो वैल्यू मिलेगा ना 25 पंचे का कितना होता है, तो 125 होता है, यानी x का जो मान आएगा वो 125 आएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिए गए है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इसका सम्मान करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है यदि 2x + 3y बराबर 31 तथा 7x बराबर 5y हो तो क्वेश्चन बोला ना कि 2y - x का मान निकालना है। फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम x और y का रेशियो निकाले ना, तो x और y का जो रेशियो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 5:7, क्या 5:7 प्राप्त होगा। अब देखिए हम तुलना कर देते हैं, ये जो 31 दिए गए हैं ना वो इसके बराबर दिए गए हैं, यानी 31 का तुलना जो करेंगे ना वो इसके साथ। तो देखिए x यहाँ 2 और x के जगह पर क्या रख सकते हैं 5, तो क्या हो जाएगा 5 × 10, ये 10 हो गया। y के जगह पर क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख सकते हैं 3, तो 3 3 का कितना हो जाएगा, तो 3 3 का सर यहाँ 7 है ना, तो 7 7 3 का कितना होगा 21, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 31, यानी 31, यानी 31 का तुलना इसके साथ कर दिए और क्वेश्चन जो बोलेगा वही निकालेंगे। तो क्वेश्चन बोला ना कि 2y - x का मान निकालना है, देखिए y की जगह पर रखना है यहाँ पे 7, तो क्या होगा 2 × 7 हो जाएगा और माइनस में कितना होगा x का मतलब 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 14 - 5 क्या होगा 9, यानी 9 से गुना कर देंगे, ये काट देंगे, यानी क्या हो जाएगा 9 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, तो 616 दिया गया है, इसका व्यास निकालना है। क्या निकालना है, एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है और क्षेत्रफल देने के बाद ना क्वेश्चन बोला ना कि व्यास निकालना है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका सेंटर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं r बोलते हैं और इसको हम लोग r बोलते हैं, और यही जो पूरा दूरी होता है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं d बोलते हैं। क्या बोलते हैं d, यानी आपका क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2r, तो अगर हम r निकाल लेंगे ना और उसमें 2 से गुना करेंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। तो चलिए वृत्त का क्षेत्रफल सर होता है πr² और ये कितना दिए गया है क्षेत्रफल, तो ये दिए गया है 616 दिए गए हैं। आप इसको आगे बढ़ेंगे और इसको हल करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। इसके जगह पर क्या रख सकते हैं सर, तो 22 और बट्टा 7 क्या रख सकते हैं 22 बट्टा 7 और यहाँ पे r² और ये क्या हो जाएगा 616 होगा। आप इसको हल करिए तो क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो देखिए 11 से कटेगा, क्या कटेगा ये 11 से कट जाएगा, 11 दूना का 22 हो जाएगा और ये 11 से कटेगा कितना बार में, तो 11 पंचे का क्या होता है 55 और जब ये 6 हो जाएगा तो 66, तो 11 6 66, फिर ये 2 से कट जाएगा कितना बार में 2 और 8 बार में। अगर हम यहाँ पे r² का वैल्यू निकालना चाहें तो r² को क्या लिख सकते हैं, देखिए
28 है और गुने कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 होगा, यानी 7 गुने यहाँ पे 28 हो जाएगा। यानी हम r का वैल्यू निकालेंगे ना तो रूट ओवर में हो जाएगा 7 इंटू, इसको लिख सकते हैं 7 गुने 4, 7 28 हो जाएगा। आप मुझे बताइए क्या होगा 7 गुने 2 यानी क्या होगा 14। 14 जो होगा ना वो वृत्त का त्रिज्या होगा, हमको निकालना है व्यास। तो इसमें क्या करेंगे 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा 28, यानी जो व्यास होगा आपका 28, ये आपका 28 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है 243 पर पावर n बट्टा 5 यही ना दिए गए है, और गुणने में दिए गए है 3 पर पावर 2 n प्लस 1, बट्टा में दिए गए हैं 3 पर पावर 2 n इंटू 3 पर पावर n माइनस 1। फ्रेंड्स ये दिए गए हैं, आप इसको हल करिए। देखिए जब इसको हम हल करेंगे ना तो 3 पर पावर लिख सकते हैं 5, पर पावर कितना तो पर पावर होगा n बट्टा 5, और गुणा में कितना होगा 3 पर पावर 2 n प्लस 1, और बट्टा में कितना हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 n, और गुणने में क्या होगा 3 के पावर n माइनस 1, यही ना होगा फ्रेंड्स। आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो बोलेंगे ना सर ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी 3 के पावर यहाँ पे कितना होगा 3 के पावर होगा n, यानी क्या होगा 3 के पावर n होगा। अगर आधार आधार समान जाता है तो घात को जोड़ देंगे, तो डायरेक्ट यहाँ बोल सकते हैं n और यहाँ 2n, तो क्या होगा 3n हो जाएगा और प्लस में 1, और बट्टा में क्या हो जाएगा तो बट्टा में होगा यहाँ पे 3 के पावर 2n और 1n 3n हो जाएगा, और माइनस में कितना तो माइनस में 1। अब इसको देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि a के पावर m और बट्टा a के पावर n रहना तो इसको लिखा जा सकता है a के पावर m और माइनस n। तो वैसे ही यहाँ पे इसको हल करेगा तो क्या होगा 3 के पावर 3n और प्लस 1, और ये जब ऊपर जाएगा ना तो माइनस में क्या हो जाएगा 3n और प्लस 1। फ्रेंड्स आप यहाँ से ये और ये काट देंगे, यानी 3 के पावर 1 प्लस 1 2 होगा, और 3 के पावर 2 का मतलब कितना होता है 9, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है जरा ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का महत्तम समवर्ग कितना दिए गए हैं 96 तथा उनका लघुत्तम समवर्ग दिए गए हैं 1296। यदि एक संख्या दिए गए हैं 864 तो दूसरी संख्या निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको HCF और गुणने LCM की बात करें ना तो जो दो संख्या होता है ना वही दो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी हम बोलेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुने LCM। HCF गुने LCM ये पहली संख्या होगा और ये दूसरी संख्या होगा। यहाँ देखिए HCF कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 96, और गुणने LCM कितना होगा तो हो जाएगा 1296 और बराबर। यहाँ से एक संख्या यानी पहली संख्या कितना दिए गए हैं 864 और दूसरी संख्या आपसे बोला है निकालने के लिए, तो क्या करेंगे इसको हल कर लेंगे। यानी दूसरी संख्या बराबर क्या होगा यहाँ पे 96 गुने 1296 और बट्टा में कितना होगा 864, क्या होगा फ्रेंड्स 864। जरा इसको हल करिए तो देखिए ये 8 से कट जाएगा कितने बार में 8 एकम का 8 और 8 8 का 64, यानी कितना हो जाएगा 108 बार में ये 8 से कट जाएगा, और ये भी 8 से कटेगा। देखिए 8 से यहाँ पे क्या होगा 8 इकाई का 8 और ये 8 गुना का 16, यही ना होगा। और यहाँ से ये 12 से कट जाएगा 12 8 96 12 ये 9 बार में कट जाएगा। फिर ये आपको 9 से काटेंगे तो 9 से काटिए तो 9 इकाई का 9 हो जाएगा, जब 3 इधर जाएगा तो 39, तो 9 चौका 36 होगा, यानी यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 3 यहाँ जाएगा तो फिर से 36 हो जाएगा, यानी 9 चौका 36, यानी आप बोलिएगा सर दूसरी संख्या जो होगा ना वो आपको हो जाएगा 144। क्या होगा 144, और 144 आपको ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन यहाँ करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन दिए गए है ना, यदि x³ प्लस y³ बराबर 9 और x प्लस y बराबर 3 तो x² प्लस y² का मान निकालना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ना बैलेंस कर लेते हैं। अगर हम x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1 रखते हैं तो ये इक्वेशन को बैलेंस कर जाएगा, नहीं 2 और 1 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो 2 के पावर 3 रखना 3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 1 पर पावर 3 यानी 2 का पावर 3 का मतलब 8,
और 1 पर कॉमा और 3 का मतलब 1, यानी 8 और 1 9, यानी इसको भी बैलेंस कर दिया। हमसे क्वेश्चन अब जो बोलेगा वो निकाल देंगे, यानी x के जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 ही होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 5, ऑप्शन नंबर डी होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।